सी कितने लोगों ने किया? ऐसा करके नहीं, सी अच्छे से बताइए। अच्छा, बी करने वाला रीज़न बताइए क्या है इसमें, आपने बी को क्यों टच किया इसमें? क्या चीज़? नहीं तो यहाँ पर एक बात बताइए इसमें कि नाउन प्रोनाउन से ढूंढना है। 80% केसेस बोला था मैंने, ये भी तो बोला था। तो 80% एग्जाम में क्वेश्चन में आकर वो 20% में नहीं कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पर एक सेंटेंस बताइए आपको, जो मैंने अभी बताया इसमें कि यंग ऑफिसर ट्रेंड, ये समझ में आता है। यंग ऑफिसर कंटिन्यूड क्यों होगा? कंटिन्यूड यानी क्या होता है? जारी रखना। तो जारी रखने का मतलब क्या है? पहले उसने कुछ ऐसा किया होगा तभी तो जारी रख रहा है। तो ये बात जो है अपने आप में इनकम्प्लीट। अब आप मुझे बताइए कि आप इस बात से सहमत है कि नहीं? yes, सहमत हैं? तो कहने का मतलब है कि 80-90% स्टूडेंट ने इसको बनाया है, लेकिन होना ये चाहिए था। रीज़न बड़ा क्लियर है इसमें, क्योंकि कंटिन्यूड वर्ड ने जो है हमें थोड़ा सा इंप्रेशन ये दिया है कि कोई भी ऐसा एक्शन जो पहले से परसिस्ट कर रहा है, अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तभी वो कंटिन्यूड होगा, अदरवाइज़ ये होना नहीं चाहिए था। और इसलिए डिस्पाइट न्यूमरस फेलियर को पहला आंसर मानना चाहिए। को बहुत सारी असफलता के बाद भी यंग ऑफिसर जो है ट्रेंड कर रहा है, तब ये बात ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसमें चले जाएँ तो ठीक हो जाएगा। आंसर चेंज कर लीजिए। नहीं, ये आप चॉइस नहीं कर सकते, इसमें तो बहुत सारा चीज़ और भी आ जाता है। क्योंकि आप अगर यहाँ पर बात करते हैं द यंग ऑफिसर कंटिन्यू की जगह, फिर आप ट्रेन की जगह ट्रेन्स भी तो कर सकते थे, फिर तो क्वेश्चन का मतलब ही बिगड़ जाता है ना। हमें हमारा चॉइस नहीं बताना। यंग ऑफिसर सिंगुलर है तो ट्रेन नहीं ट्रेन्स हो जाता है ना, तो उसमें क्यों दिमाग लगाएं? जो दिया है उसी पे तो काम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? After the heavy rainfall had stopped, the rescue team immediately resumed its operations despite the difficult terrain to search for the missing villages. हाँ, क्या क्या ऑप्शन आपने लिए हैं? आपने बी लिया है? नहीं, कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले लेते हैं क्यू को, ले लेते हैं। द रेस्क्यू टीम इमीडिएटली रिज्यूम्ड इट ऑपरेशन। अच्छा, रेस्क्यू टीम इमीडिएटली मतलब क्या है? क्या कारण है? एकाएक रेस्क्यू टीम जो है अपने ऑप्शंस में जो है रिज्यूम करने के लिए जा रही, किस कारण से जा रही है? ये तो सेंटेंस इंडिपेंडेंट लग ही नहीं रहा है। सबसे पहले बताइए ना मेरे को। द रेस्क्यू टीम इमीडिएटली रिज्यूम्ड इट ऑपरेशन। तो रेस्क्यू टीम एकाएक जो है अपने ऑपरेशन को करने जा रही है, ये तो पहला सेंटेंस का पार्ट नहीं लग रहा। देख लेते जरा। आफ्टर हैवी रेनफॉल हैज, आफ्टर द हैवी रेनफॉल हैड स्टॉप्ड, मतलब बहुत तेज़ बारिश होने के बाद जब रुक गई, ऐसा सेंटेंस में ये हमें समझ में आ रहा है कि भाई रेनफॉल होने के बाद जो है जब बारिश रुक गई, तब द रेस्क्यू टीम इमीडिएटली रिज्यूम इट्स ऑपरेशन। तब इसके बाद तो ये सेक्शन समझ में आ रहा है। आप ज़रा पढ़ के देखिए, आप पढ़िए इसको, आप पढ़ के पहले देखिए। सबसे पहले सोच तो बनाना होगा। अभी हम लोग किस में हैं? एग्ज़ाम के क्वेश्चंस में। रेगुलर क्लासरूम में किस में रहते हैं? समझने वाले प्रैक्टिस में। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले समझना है कि द रेस्क्यू टीम इमीडिएटली रिज्यूम्ड। अब यहाँ पर इमीडिएटली रिज्यूम्ड क्यों किया उसने? आंसर इज़ वाई। और आंसर हमें पहला सेंटेंस तो दे नहीं रहा, जबकि पहला सेंटेंस किसी भी पार्ट का एक इंट्रोडक्शन पार्ट होता है और उसके बाद ही उसका एक्सप्लेनेशन होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें आफ्टर द हैवी रेनफॉल वाला सेक्शन मुझे लगता है ठीक है। और इसको पहले देख लेते हैं, पी से कौन स्टार्ट होता है? तो अब हम ज़रा इसको मैच करके देख लेते हैं। मेरे हिसाब से पी से होना चाहिए। एक बार मैच करके देख लेते हैं। ऐसा क्या, ऐसा कोई तो है नहीं कि आप लोगों ने पहले क्वेश्चन में 90% बोला था फिर भी बदल गया वो, है ना। ऐसा कोई थोड़ा ना कि तुक्का लग जा रहा है इसमें। देख लेते हैं। आफ्टर द हैवी रेनफॉल हैड स्टॉप्ड, द रेस्क्यू टीम इमीडिएटली रिज्यूम्ड इट्स ऑपरेशन। आगे क्या है? आर। डिस्पाइट द डिफिकल्ट टेरेन, मतलब टेरेन का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफिकल जो स्थान होते हैं। टू सर्च द मिसिंग विलेजेस, मेरे ख्याल से ये एस ठीक होना चाहिए, मतलब ये PQRS ठीक होना चाहिए। आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ए वाला आंसर मेरे ख्याल से इसमें सूट करता है इसमें। अब जो हम लोगों को कहाँ चला गया? उठ ही नहीं रहा है। तो ना उठना चाहिए था इसको।
ये वाला स्लाइड जो है ना, इसमें मेरे को यूज़ करना ही नहीं आता है इसमें। कहाँ पर दिया हुआ ये? अच्छा ये वाला कर्सर है ये। अच्छा ऊपर जा रहे थे तुम लोग ही ज़्यादा होशियार हो गया। थर्ड में थे। चलिए, unless we protect the natural resources, future generation will suffer from severe environmental challenges with irreversible consequences. इसमें बताइए मेजॉरिटी ने क्या लिखा है? सी लिखा है। किसने किसने डी किसने लिखा है? सी किसने लिखा है? सी भी लिखा है। इसमें 5-6 लोगों ने लिखा। बी किसने लिखा है? 1-2 ने लिखा है। इसमें ए किसने लिखा है? इसमें 5-6 लोग हैं। मतलब ये क्लैश हो रहा है आपका। किसमें क्लैश हो रहा है? टाई ब्रेक हो रहा है। टाई ब्रेक किस में हो रहा है आपका? ए और सी में हो रहा है। तो एक काम करते हैं कि सबसे पहले देख लेते हैं कि है क्या इसमें। क्यू से स्टार्ट होना चाहिए था कि पी से होना चाहिए था? फ्यूचर जनरेशन विल सफ़र। फ्यूचर जनरेशन सफ़र करेगा, इससे स्टार्ट। अनलेस वी प्रोटेक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज, जब तक कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे फ्यूचर जनरेशन सफ़र करेगा। फ्यूचर जनरेशन सफ़र करेगा जब तक हम नेचुरल रिसोर्सेज सफ़र नहीं करेंगे। अब ये वाला सेंटेंस का सेंस जो है ना, पी के बाद जो क्यू आ रहा है वो सेंटेंस का सेंस दे रहा है, लेकिन ये वाइस वर्सा क्यू के बाद आर ले लेते हैं। फ्यूचर जनरेशन विल सफ़र फ्रॉम सीवियर एनवायरमेंटल चैलेंजेस, एस ले लेते हैं, विथ इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेज अनलेस वी प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज। हाँ, ये भी एक सेंटेंस का सेंस दे रहा है कि नहीं? ऐसा नहीं, आप पूरी तरह से गलत है इसमें। अब हम देख लेते हैं इसमें कि हमारे पास बात की किस में जा रही है। पूरे सेंटेंस में देखा जाए तो बात किसके लिए की जा रही है? एनवायरनमेंट को लेकर और जनरेशन को लेकर। एनवायरनमेंट और तो सबसे पहले एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन कौन करेगा? प्रेजेंट जनरेशन करेगा। किसके लिए करेगा? फ्यूचर जनरेशन के लिए करेगा। तो अब हमारे पास एक सेंस आ गया इसमें कि जिससे कि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रेजेंट के लोग जो है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, ये वाला सेंस दे रहे हैं। तो अभी सेंस में जो है हमारे पास 2 क्वेश्चन जो है, यानी कि PQRS और QRSP, ये दोनों सेंटेंस के सेगमेंट नियरली अप्रोच्ड हैं इसमें, क्लोज है इसमें। और क्लोज में सबसे पहले देखते हैं किसको हमें प्रीफर करना चाहिए। जब तक कि हम प्राकृतिक संसाधनों को बचाएंगे नहीं, क्यों में आ जाता है फ्यूचर जनरेशन विल सफ़र। जब तक हम बचाएंगे नहीं, भविष्य की जनरेशन पीड़ित रहेगी या सफ़र करेगी। दूसरा ले लेते हैं QR, फ्यूचर जनरेशन विल सफ़र, आर मिलाते हैं फ्रॉम सीवियर एनवायरमेंटल चैलेंजेस। तो एक्चुअली क्या है, ये सेंटेंस हमें बता रहा है कि फ्यूचर जनरेशन हमारी बहुत सफ़र करेगी एनवायरमेंटल चैलेंजेस को लेकर। लेकिन हमारे पास ये क्वेश्चन सफ़रिंग का नहीं है। हमारा पूरा पैसेज जो है सफ़रिंग का नहीं है। हमारे पास पूरा पैसेज का सेंस आ रहा है कि अगर हम नहीं बचाएंगे तो फ्यूचर जनरेशन सफ़र करेगी। हम नहीं बचाएंगे तो फ्यूचर जनरेशन सफ़र करेगी। और इसका है ये कि फ्यूचर जनरेशन सफ़र करेगी, फ्यूचर जनरेशन सफ़र करेगी। तो अब हमें डिसाइड करना होगा कि फ्यूचर जनरेशन सफ़र करेगी का ऑप्शन है कि हमें प्रेजेंट जनरेशन को प्रोटेक्ट करने का ऑप्शन जो है ये बताया जा रहा है। ये दोनों को अगर ध्यान दिया जाए इसमें, तो हमारे पास अनलेस वी प्रोटेक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। फ्यूचर जनरेशन विल सफ़र फ्रॉम द सीवियर एनवायरमेंट चैलेंजेस विथ इरिवर्सिबल कंसिक्वेंसेज। ये एस वाला जो सेक्शन है PQRS, ये जो है ज़्यादा इम्फेटिक है। अब हम देख रहे हैं एस के बाद अगर हम पी जोड़ना चाहें, विथ इरिवर्सिबल कंसिक्वेंसेज पी में, अनलेस वी प्रोटेक्ट द रिसोर्सेज, इसके बाद ये वाला सेंटेंस का सेंस नहीं बनेगा। अब देखिए, विथ इरिवर्सिबल कंसिक्वेंसेज अनलेस वी प्रोटेक्ट द नेचुरल रिसोर्स, ये वाला सेक्शन के बाद पी का सेंस हमारा नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमें ए वाले ऑप्शन को ही प्रीफर करना चाहिए। अब ये तो काम करने लगा है। अच्छा, उसमें पेन खुला हुआ था। अब जरा नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। हैविंग कंप्लीटेड द मिशन सक्सेसफुली, द सोल्जर्स रिटर्न टू द बेस वेयर दे वर वार्मली वेलकम्ड बाय कमांडिंग ऑफिसर। हैविंग कंप्लीटेड बाय मिशन सक्सेसफुली, द सोल्जर्स रिटर्न टू द बेस। हाँ बोल, बढ़िया है। पी के बाद क्यू आ रहा है आपका, पी के बाद क्यू और किसी में आ रहा है? पी के बाद क्यू इसी में सिर्फ आ रहा है। सिर्फ 2 के बाद पी के बाद क्यू वाला सेक्शन जो है सही आ रहा है। अब इसको हम हटा देते हैं।
Although the examination was extremely difficult, many candidates performed remarkably well because they had prepared consistently throughout the year. देख लेते हैं. Although the examination was extremely difficult, many candidates performed. हाँ, P के बाद Q आ रहा है इसमें भी. P के बाद Q किस में आ रहा है और P के बाद नहीं, हाँ B में आ रहा है. तो B is the correct answer. अब हम लोग जो है अपने हेडिंग आ जाएंगे, लिस्ट बनाएंगे इसमें. प्रैक्टिस सेट फॉर द एग्ज़ाम. अभी जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो ग्रामर के एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस को लिया हुआ. तो ये सेक्शन जो है आपके लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. हेडिंग बनाएंगे पहले. इंग्लिश टेस्ट एग्ज़ाम क्वेश्चंस, और ये एग्ज़ाम के पूरे क्वेश्चंस को हमने कवर अप किया है इसमें. सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं. पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ही डैश टू दिल्ली बिफोर. क्वेश्चन लिखते रहना है और क्वेश्चन लिखना और इसके साथ रूल लेके चलना है. आपके इंग्लिश पेपर में जितने क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस के मॉडल लिए हमने, एक पेपर से नहीं लिया. लिख लिया आपने क्वेश्चन? क्वेश्चंस आपको लिखना है और ध्यान रखना है कि कैसे सॉल्व करें. अब जरा देखते हैं इसमें सेंटेंस का. सबसे पहले पढ़ने के बाद टेंस पता करें. ये 2-3 तरीके से पूछा जाएगा. एक तो फिल द ब्लैंक्स होगा, पॉसिबल एरर में भी होगा, और क्लोज टेस्ट में भी होगा, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी होगा, हर एक जगह होगा. तो ही डैश टू दिल्ली बिफोर आई अराइव्ड. यहाँ पर आई अराइव्ड लिख रहा है, आई अराइव्ड. तो जाहिर सी बात है ये पास्ट जैसे कुछ बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर बिफोर इससे पहले लग रहा है. तो अब हमें पास्ट वाले सेक्शन में एक चीज़ को हमें समझना है कि या तो सेंटेंस पास्ट में होगा तो 2 पास्ट का यूज़ करेगा, या पास्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल लेके चलता है जिसमें कि बिफोर को कंजक्शन माना जाता है. और जब भी बिफोर कंजक्शन के रूप में यूज़ होता है पास्ट के लिए, आफ्टर होगा या बिफोर होगा, 2 तरह से यूज़ होता है. क्या होता है? जैसे कि मेरे जाने से पहले ट्रेन चलेगी, मेरे पूछने से पहले उसने पूछ लिया, है ना. मेरे उठने से पहले, मेरे बोलने से पहले वो बैठ गया, है ना. ऐसा करके बहुत सारे क्वेश्चन बनता है जिसमें कि 2 अलग अलग सेंटेंसेस जो है एक पास्ट जैसा आभास देते हैं. तो यहाँ पर ही डैश टू दिल्ली बिफोर आई अराइव, मेरे पहुँचने से पहले वो दिल्ली चला गया, ऐसा कुछ लग रहा है ना. तो जब भी ऐसा सेंटेंस जिसमें कि बीच में आफ्टर या बिफोर, आफ्टर या कंजक्शन का प्रयोग करेगा, उसमें हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंपल पास्ट. ठीक है. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें. रुक, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल, ये आपका जो है कंजक्शन के साथ बता रहा हूँ. लेकिन जब हमारा कंजक्शन यहाँ पर जो है, कंजक्शन 2 तरीके से यूज़ करता है, बिफोर, आफ्टर और सिंस. बिफोर, क्योंकि हम लोग अभी एग्ज़ाम के लिए चल रहे हैं ना, तो सारे रूल लेके चलेंगे. बिफोर, आफ्टर और सिंस. ऐसे सेंटेंसेस 3 तरीके से फॉर्म किए जाते हैं, बिफोर, आफ्टर और सिंस. तो जब भी सिंस का प्रयोग होगा तो ये वाला स्ट्रक्चर ले लेगा, और जब भी आफ्टर बिफोर का होगा तो इसका होगा पास्ट परफेक्ट प्लस सिंपल पास्ट. कंजक्शन के 2 रूल बनते हैं यहाँ पर, और 2 रूल जो है एक जैसे संदर्भ, एक जैसी प्रक्रिया में बनते हैं. जैसे कि जब से आया वो मुझसे नहीं मिला, दोनों ही सेंटेंस जब से मैं आया हूँ तब से नहीं मिला. जब से मैं आया, आ ई ए पास्ट, नहीं मिला वो भी पास्ट. तो ऐसे सेंटेंसेस जो है पास्ट वाले जो है 2 तरीके के रूल को लेते हैं, एक सिंस के साथ लेते हैं, आफ्टर के साथ और बिफोर के साथ. अब हम दोबारा अच्छे से एक बार समझ लेते हैं, फिर बताएंगे. ही डैश टू दिल्ली बिफोर ही अराइव्ड. अब हम देख रहे हैं इसमें कि यहाँ पर अगर सेंस लगता है इसमें, तो सेंस लगता है तो क्या सेंटेंस का सेंस बनेगा इसमें? ही डैश, क्योंकि सेंस यहाँ पर लगा नहीं है तो इसलिए सेंस को हटा देते हैं, सेंस को यहाँ पर हटा देते हैं. अब देखते हैं ही डैश टू दिल्ली. अब ही के साथ गोज होगा, हैज़ गोन होगा, हैड गोन होगा, वेंट होगा, क्योंकि डिमांड क्या कर रहा है? पास्ट. तो पास्ट परफेक्ट क्या होगा? हैड गोन होगा. तो सबसे पहले तो हमें ये करना होगा कि बिफोर और आफ्टर के साथ अगर सिंपल पास्ट टेंस यूज़ होता है तो इसमें 2 टेंस होगा पास्ट का, एक परफेक्ट होगा और एक सिंपल होगा. लिखना स्टार्ट कर देंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा. इन सच टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस 2 रूल्स आर अप्लाइड. ऐसे प्रकार के सेंटेंसेस में 2 नियम लगते हैं.
रूल नंबर 1, द फर्स्ट इवेंट मतलब घटना, द फर्स्ट इवेंट शुड बी इन पास्ट परफेक्ट टेंस। ऐसे सेंटेंसेस में जो यूज़ होता है ग्रामर, द फर्स्ट इवेंट शुड बी इन पास्ट परफेक्ट टेंस एंड द सेकेंड इवेंट शुड बी इन सिंपल पास्ट टेंस, अब यहाँ पर ऐसे तो पता होगा आपको, लेकिन पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट का आप छोटा सा स्ट्रक्चर ले लीजिए। सब्जेक्ट हैड प्लस V3 ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट का, और सब्जेक्ट प्लस V2 ये हो गया सिंपल V2 ये हो गया आपका सिंपल पास्ट। ऐसा बस लिख दीजिए, ये स्ट्रक्चर यूज़ होगा। अब मैं एक हिंदी में सेंटेंस दूंगा, जल्दी से बना लेंगे, तब तक हम मैक्सिमम कर पाएंगे। स्पीड लिखेंगे ज़्यादा तो हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन होगा। देखेंगे इधर, he asked after I permitted, क्या मतलब है इसका? He asked after I permitted, क्या मतलब हुआ इसका? उसने पूछा जब मैंने अनुमति दी। ठीक बात है। अब आप मुझे बताइए कि दोनों घटना में से पहले कौन सी हुई? आई आस्ट वाले हुई, तभी तो उसने बताया, है कि नहीं? हाँ ना तो बोलना है। तो जो पहली घटना हुई तो लिखेंगे आई, क्या सेंटेंस था? पूरा सेंटेंस पढ़िए। He asked after I permitted. हाँ, he asked after I had permitted। पहली घटना परमिशन देने की हुई ना। ध्यान से देखिए, पहले पूछा उसने कि परमिशन पहले मिला। हाँ, अब यही मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, देखिए कैसे पता चलेगा। अब देखिए क्वेश्चन में बदल रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, राइट कर दीजिएगा, ब्रैकेट में ऐसे करके राइट कर दीजिएगा। ये एग्जाम का बहुत ही टेक्निकल वाला क्वेश्चन है। ही आस्क्ड बिफोर आई परमिटेड, अब इसको बनाइए। ही आस्क्ड बिफोर आई परमिटेड, थोड़ा फास्ट नहीं चल सकते आप लोग। ही आस्क्ड बिफोर आई परमिटेड, अब इसमें बताइए पहले क्या हुआ? किससे पहले? परमिशन से पहले। तो जाहिर सी बात है पहली घटना कौन सी है? पक्का तो चल गया। तो आंसर क्या बनेगा इसमें? ही हैड आस्क्ड बिफोर आई परमिटेड। देखिए वही क्वेश्चन अब बदल गया कि नहीं बदल गया? तो इसलिए मान नहीं लेना है कि ऐसे ही बनता है, सोचना है कि पहले क्या हुआ। जिसको नहीं समझ में आया वो हाथ खड़ा करके पूछेगा। पहला क्वेश्चन क्लियर जी? क्या बोला पहला? कौन सा? क्या मतलब है इसका? हेलीकॉप्टर मत घुमाओ पेन से, नहीं तो फिर दिमाग भी घूमेगा ऐसे। इसे पता नहीं, मतलब पता नहीं चला मतलब कौन सा है। नहीं, आप बताइए ना, आप हिंदी में पढ़िए इसका मतलब क्या है। ऐसे तो हिंदी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपको समझ में तो आएगा तभी तो बताएंगे क्या मतलब है इसका। उसने ये आज का मतलब क्या होता है? पूछा। आगे? आफ्टर बात आई परमिटेड। हाँ, उसने पहले पूछा कि मैंने परमिशन पहले दिया। आफ्टर मतलब क्या होता है और बिफोर मतलब क्या होता है, ये पता होना ज़रूरी है। आप अभी कौन सी क्लास में हैं? टेस्ट की क्लास में। सही बात है कि नहीं? तो आफ्टर बिफोर तो पता होना चाहिए। तो पहले का मतलब होता है बिफोर और बाद का मतलब होता है, तो आप पढ़ लीजिए, इसमें मिल जाएगा। ऐसा कोई बड़ा चीज़ नहीं। आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में। देखिए रेंज अलग अलग है हमारा। अब लेंगे दूसरा क्वेश्चन, जल्दी से लिखिए। मेरे हिसाब से 50 क्वेश्चंस तक चल जाना चाहिए, लेकिन आप अभी इस राइटिंग स्पीड पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक जा पाएंगे। इसलिए मैंने किसी भी एक टॉपिक को छोड़कर सारे टॉपिक को ले लिया इसमें, जिससे कि हम लोग बेसिक रूल्स को समझ लें। नीदर ऑफ द बॉयज हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट। अब पूछा गया है स्पॉट द एरर, है ना। यहाँ पर जो है इसमें से किस में एरर है? तो आप जल्दी से इसका एक्सप्लेनेशन लिख लेंगे। ईदर ऑफ
neither of each of etc. एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, either of, neither of, each of, ये एक्सप्लेनेशन। used in the sentence, then plural subject should be used with singular verb। तो प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग सिंगुलर वर्ब के साथ होगा। प्लूरल सब्जेक्ट शुड बी यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट शुड बी यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब। तो वैसे समय में प्लूरल सब्जेक्ट का यूज सिंगुलर वर्ब के साथ किया जाएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है इसमें, बॉयज़, और वर्ब क्या निकल रहा है इसमें, हैव। तो इसको क्रॉस करके हैज़ लगा देना। हैज़ किसमें है इसमें, यानी कि ये वाला सेक्शन गलत हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे तो और क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखेंगे इसमें कि चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन, है ना। इसके क्वेश्चंस भी बड़े अच्छे आते हैं, तो उसमें भी हेडिंग बना लेंगे। क्वेश्चन जल्दी से लिखिए। When name of subject is used in the sentence, when name of subject is used in the sentence, क्वेश्चन लिखने के बाद जल्दी से एक्सप्लेनेशन लिखिए। When name of subject is used in the sentence, name of subject, subject name में क्या हो सकता है, ब्रैकेट में लिखेंगे फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, कुछ भी लिख सकते हैं। When name of subject is used in the sentence, then when name of subject is used in the sentence, then preposition at should be used। तब उसके साथ preposition at का प्रयोग किया जाता है। preposition at should be used। तो जब भी name of subject यूज होगा तो ऐड का यूज़ करें। इसमें ज़्यादातर कन्फ्यूज़न स्टूडेंट्स को होता है इन के साथ वो लोग यूज़ करते हैं। इन नहीं करना है, ऐड करना है। तो ये जानकारी के बाद दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल का क्वेश्चन होगा तो उसको भी देख लेते हैं। तो ही इज़ डैश ऑनेस्ट ऑफिसर। अब इसको एक्सप्लेनेशन में डालते हैं थोड़ा सा। When vowel sound, when vowel sound, vowel sound का मतलब होता है जो कि गले से निकले। When vowel sound, ब्रैकेट में लिखेंगे which comes from throat, गले से निकलना। When vowel sound is used in the sentence, then article n should be used। article n should be used। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझते हैं पहले, फिर बात करते हैं। आप एक काम करिए, बी बोल के दिखाइए। बी जब बोला आपने तो लिप्स का यूज़ हुआ कि नहीं। सी बोलिए, टंग का यूज़ हुआ कि नहीं। अब ए बोलिए, ए में कहाँ पर यूज़ हुआ। ए से जो आवाज़ आई है वो कहाँ से आई है, कोई भी ऐसी आवाज़ जो गले से आती है। मैंने ए बी सी सिर्फ लिया है, ठीक है। अभी आर्टिकल का चैप्टर है, लंबा चलेगा, लेकिन अभी सिर्फ ए बी सी ही बोलना है। ए कुछ नहीं यूज़ हुआ। हम लोग आवाज़ निकालते हैं 3 जगहों से, एक गले से निकालते हैं, एक हम टंग से निकालते हैं और एक लिप्स से निकालते हैं, ठीक है। ये 3 जगहों को मिलाकर आवाज़ निकलता है। जब गले से आवाज़ आती है तो हम इसको कहते हैं वॉवल साउंड, और उसको छोड़कर जो बाकी लिप्स और जो टंग का यूज़ होता है इसमें, उसको हम कहते हैं कंसोनेंट साउंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना ए ई आई ओ यू पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चुपचाप पढ़िए इसमें कि गले का आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप ऑनेस्ट बोलिए, ओ
अब बताइए आपका लिप का यूज़ हुआ, कुछ भी हुआ, ऑनेस्ट। तो जाहिर सी बात है सीधे गले से जो निकल रही है। और बच्चा जब रोता है पहली बार पैदा हो गया तो क्या कहता है, आ ई, गले से रोता है, तो इसलिए क्या कहते हैं, गॉड साउंड। जो पहला साउंड जो बच्चे का निकलता है हम कहते हैं गॉड साउंड, क्योंकि वो नेचर ने दिया। और बाद में हम उसको अपने धर्म के अनुसार, देश के अनुसार सिखा देते हैं कि ये देश है तो ये भाषा बोलो, लेकिन बोलता सब बच्चा एक ही जैसा है, भगवान का आवाज़। तो क्या हम लोग रेडी हैं यहाँ पर? तो क्या होना चाहिए था, एन लगा के। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। चूज़ द करेक्ट वॉइस। अब पैसिव और एक्टिव वॉइस का भी क्वेश्चन कुछ रहता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा जल्दी लिखेंगे ताकि हम लोग इसको सॉल्व कर पाएँ। मतलब घर जाए तो लगना चाहिए ना कि कुछ ले के गए हैं इसमें, हाँ? पता चले कि देखा और घर में जाके भूल गए कि कौन कौन से क्वेश्चन हुए थे। तो एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस के चैप्टर को हम टच कर रहे हैं, जैसे कि आप अपने रेंज को थोड़ा सा कवर कर लें। क्वेश्चंस लिख लिए। क्वेश्चन लिखने के बाद जल्दी से अपने ऑप्शंस को बनाने का सोचिए। अगर आपका ऑप्शंस गलत हुआ तो फिर आपने ऑप्शंस को सही तरीके से नहीं लिया। लिख लिया आपने? पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब हम देख रहे हैं पीपल स्पीक, पीपल के बाद स्पीक आया, तो स्पीक, स्पोक, स्पोक, स्पोकन, यानी कि स्पीक का 3 फॉर्मेट आ गया। हालांकि वर्ब कितने फॉर्म में होता है? 5 फॉर्म में। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग और स्पीक्स। तो हम ऐसे नॉर्मली वर्ब के 3 फॉर्मेट लेते हैं जो वर्ब को क्लियर कर देता है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो हम अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मेट देख रहे हैं? V1। तो V1 हमेशा किस में यूज़ होता है? प्रेजेंट में यूज़ होता है। तो हम देख रहे हैं इसमें प्रेजेंट में यूज़ हुआ है। और नरेशन में या वॉइस में खासकर ध्यान रखना है इसमें। एक्टिव पैसिव जो वॉइस होता है उसमें टेंस कभी नहीं बदलता, टेंस कभी नहीं बदलता। नरेशन का अलग बात होगा। अभी हम एक्टिव और पैसिव वॉइस में। तो हम देख रहे हैं पीपल स्पीक, पीपल स्पीक में V1 लगा है, और V1 हमेशा ही कौन से टेंस में लगता है? सिंपल प्रेजेंट में ही लगेगा, सिंपल प्रेजेंट में, उसको छोड़ के कहीं पे भी नहीं लगेगा। इस बात को ध्यान रखें। तो पीपल स्पीक हो गया, तो जाहिर सी बात है कि आप हमारा जब इसका वॉइस हम बनाएंगे, एक्टिव का पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो प्रेजेंट के साथ जो है सब्जेक्ट में इज़, आर और एम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज़, आर, एम, वाज वर्ब भी हो सकता है। अच्छा, ये प्रेजेंट है तो वाज वर्ब नहीं जाएगा। अब देखते हैं इसमें इज़, आर, एम किसके साथ लगा हुआ? इंग्लिश इज़, इंग्लिश वाज, इंग्लिश हैज़, इंग्लिश स्पीक्स। ये हो गया तो क्या हो गया? V5 हो गया। हैज़ स्पोकन हो गया तो क्या हो गया? V3। नेक्स्ट हो गया वाज स्पोकन, तो ये तो पास्ट हो गया। इज़ हो गया तो प्रेजेंट हो गया। अब यहाँ पर हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल ट्रिक से सॉल्व करने हैं ना, पूरा पढ़ के दिमाग नहीं लगाना। तो हमें एक एक्सप्लेनेशन में लिख लेना होगा, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस टेक्स इज, आर, एम, ऑब्लिक ऑब्लिक करके, सिंपल प्रेजेंट टेंस टेक्स इज, आर, एम एज हेल्पिंग वर्ब इन पैसिव वॉइस। तो काम करते हैं, हम एक सेंटेंस बनाते हैं पहले, फिर देखते हैं बनता है कि नहीं। आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। टेंस बताइए क्या है इसका? सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, अब आपको जो है इज, आर, एम लगा के करना। आई के साथ क्या लगता है? एम। हाँ, तो सोचना है इसमें। तो सेंटेंस क्या बनेगा? क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। क्रिकेट इज़ प्लेड बाय, है ना। तो जाहिर सी बात है इज़, आर, एम का यूज़ होना है इसमें। तो क्रिकेट हमारा सिंगुलर हो गया, तो क्रिकेट इज़ प्लेड बाय मी। अच्छा, तो एक काम करते हैं, एक और सेंटेंस बना के कोशिश करते हैं कि आर कब आ जाएगा, है ना। रेडी हैं आप लोग? ठीक है, लिखते हैं जरा इसमें। आई टीच स्टूडेंट्स, आई टीच स्टूडेंट्स। 3 वर्ड का सेंटेंस है ना। कौन सा टेंस है इसमें? कैसे पता चला? टीच सिंपल प्रेजेंट में ही यूज़ होगा ना। अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ, तो आई टीच स्टूडेंट, जल्दी से बना के दिखाओ। स्टूडेंट्स आर टॉट बाय मी।